गुड मॉर्निंग बच्चों बीए थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर की इस डाउट क्लियरिंग सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों ये जो क्लास है ये चैप्टर 3 जो हमने पीछे पढ़ा था वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्सेज उसके ऊपर आधारित है। मैंने आपको वीडियो जो शेयर की थी जो क्लास लेक्चर था और जो स्टडी मटेरियल था उसके बाद कुछ छात्राओं के जो प्रश्न हैं वो आए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनके जो प्रश्नों के जो समाधान हैं जो उत्तर हैं वो आपको दिए जाएँ। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न और जो ज़्यादातर छात्राओं का एक प्रश्न था कि व्हाट आर रिसोर्सेज। बच्चों रिसोर्सेज आर ऑल दोज थिंग्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यानी कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे नेचर में जो भी चीज़ें हैं और आदमी की किसी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो वो संसाधन कहलाते हैं। ये संसाधन वो समस्त चीज़ें हैं बच्चों, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, एक सुई से लेकर एक एरोप्लेन तक सभी की सभी चीज़ें संसाधन हैं, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो उसको पूरा करती हैं। संसाधन कोई भी वस्तु तब बनती है जब उसकी यूटिलिटी हो और साथ ही साथ उसको प्रयोग करने की आवश्यकता हो मनुष्य के पास। अब मनुष्य के पास किसी वस्तु के प्रयोग की आवश्यकता है तो वो उसकी तकनीक विकसित करता है और तकनीक विकसित करने के बाद जब वो चीज़ प्रयोग के लायक बन जाती है तो वो संसाधन कहलाती है। अब ये संसाधन जो होते हैं मोटे तौर पर हम इनको दो हिस्सों में विभाजित करते हैं। पहले को हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरे को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज या कल्चरल रिसोर्सेज। बच्चों जब हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो आप यदि देखें तो हमारे चारों तरफ प्रकृति ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जो प्राकृतिक है, प्रकृति की देन है। ये सभी चीज़ें नदी, पर्वत, ज़मीन, पेड़ पौधे, ये सभी चीज़ें किसी न किसी रूप में मानव की कोई ना कोई आवश्यकता को पूरा करती है, इसीलिए हम इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। किसी भी देश में जितने घने प्राकृतिक संसाधन होंगे उसमें विकास की उतनी ही संभावनाएं होंगी। मैं यहाँ एक बार फिर से ध्यान देने की बात आपको बताऊंगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने अधिक संसाधन होंगे उतना ही अधिक विकास होगा। मैं कह रहा हूँ कि जितने अधिक प्राकृतिक संसाधन होंगे विकास की संभावनाएं भी उतनी ही अधिक होंगी। वहीं जब संसाधनों की दूसरी ओर देखते हैं तो कुछ संसाधन कहलाते हैं मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज या कल्चरल रिसोर्सेज। अब देखिए कल्चरल रिसोर्सेज वो सारी चीज़ें हैं, यदि आप अपने चारों तरफ देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मानव द्वारा कृत हैं। ये मानव द्वारा निर्मित चीज़ें जो हैं इनको हम कल्चरल रिसोर्सेज कहते हैं। हर कल्चर में अलग प्रकार की कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ कॉमन भी हैं, जाहिर सी बात है, कुछ डिफ्यूज़ हुई है, जैसे सड़क निर्माण है या नहर निर्माण की कला है, वो एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज़ हुई है। लेकिन वहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो संस्कृति के विकास के साथ मानव ने सीखी हैं और वो उसका क्षेत्रीय प्रारूप अलग अलग है, अलग अलग जगह वो अलग अलग प्रकार की है। जैसे खान पान की रीति है या किस किस खाद्य पदार्थ को हम ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं। ये जो संसाधनों का उपयोग है ये संस्कृति पे निर्भर करता है, वहाँ के सामाजिक आर्थिक स्तर पे निर्भर करता है। दूसरा पूछा गया कि कल्चरल रिसोर्स क्या होते हैं। तो बच्चों जैसा मैंने बताया कि वो संसाधन जो आदमी द्वारा, मनुष्य द्वारा प्रकृति के प्रयोग के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग के लिए, उसके अनुकूलतम उपयोग के लिए अपने सांस्कृतिक और तकनीकी ज्ञान के आधार पर बनाई गई चीज़ें सभी कल्चरल रिसोर्सेज कहलाती हैं। यदि आप देखें तो सड़कें हैं या नहरें हैं, घर हैं, ये सभी की सभी ऐसे संसाधन हैं जो मानव ने सांस्कृतिक तौर पर बनाए हैं या इनको हम मानवीय संसाधन कहते हैं, मानव द्वारा बनाए गए हैं। एक बड़ा ही रोचक प्रश्न पूछा गया कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिसोर्सेज। बच्चों रिसोर्सेज जो हैं वो तभी बन पाते हैं जब उनके प्रयोग की तकनीक होती है। यदि किसी जगह टेक्नोलॉजी का अभाव है तो वहाँ संसाधन होते हुए भी उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे आप देखें एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण है हमारे सामने, मैंने अपने क्लास लेक्चर में भी आपको बताया था कि यदि हम विश्व स्तर पे देखें तो दो ऐसे मोटे उदाहरण दिखाई देते हैं जहाँ तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी जो है किसी भी चीज़ के प्रयोग की, वो उस जगह के संसाधनों के विकास का स्तर निर्धारित करती है। उदाहरण के तौर पे अफ्रीका, हम सभी जानते हैं कि अफ्रीका में सभी चीज़ों की
चाहे लौह अयस्क हो, चाहे सोना हो, चाहे हीरे हो, चाहे मानव संसाधन हो, विभिन्न प्रकार के संसाधनों से परिपूर्ण है, भरा पड़ा है वो, और आज तक उसका उपयोग भी नहीं होता है। जब उपयोग नहीं होता तो ये प्रश्न उठता है कि उपयोग क्यों नहीं होता। उपयोग इसलिए नहीं होता है क्योंकि ज़्यादातर जो समाज है वहाँ आदिवासी हैं, अशिक्षित हैं, जिसके कारण उनके पास उन संसाधनों को प्रयोग में लाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। जब टेक्नोलॉजी नहीं है तो वहाँ विकास भी नहीं है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अफ्रीका में विकास कम होने का कारण ये नहीं है कि वहाँ पर संसाधन नहीं है, बल्कि विकास कम होने का एक बड़ा कारण ये है कि वहाँ पर उचित टेक्नोलॉजी नहीं है। वहीं जब इसकी तुलना में हम जापान का उदाहरण लेते हैं तो जापान आप जानते हैं एक छोटा सा देश है जो चारों तरफ पानी से घिरा है, ज़मीन की सीमित उपलब्धता है। तो वहाँ संसाधन, कई संसाधन ऐसे हैं जो न के बराबर हैं। जैसे लौह अयस्क है, आप सभी जानते हैं कि जापान में लौह अयस्क की मात्रा बड़ी कम मात्रा में मिलती है, उतनी नहीं मिल पाती जितनी विकास के लिए आवश्यक है। तो भारत में बेला डीला से वो बड़ी मात्रा में कच्चा लोहा खरीदते हैं और उसको अपनी टेक्नोलॉजी के आधार पर उसे रिफ़ाइन करते हैं। और एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि भारत से खरीदा हुआ कच्चा माल जो है वो जापान ले जाते हैं, परिवहन की लागत को ऐड करते हैं, फिर भी हमसे सस्ता स्टील या लोहा बाज़ार में बेचते हैं। तो इस तरह टेक्नोलॉजी होने से क्या हुआ कि संसाधन यदि हम आयात भी करें तो भी उनकी लागत को काफ़ी कम किया जा सकता है। और जितना तकनीकी विकास अधिक होगा, जितना मानवीय विकास अधिक होगा, उतना ही अच्छे टेक्नोलॉजी हम विकसित कर पाएंगे और उतना ही अच्छा हम संसाधनों का प्रयोग कर पाएंगे। तो इस तरह संसाधनों के विकास पर टेक्नोलॉजी का सीधा प्रभाव पड़ता है। जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी उतने ही संसाधनों का विकास अच्छा होगा, उतना ही उस क्षेत्र में आर्थिक विकास भी अधिक मिलेगा। एक और फेमस बात है बच्चों जो इस चैप्टर में आप सभी को पता होनी चाहिए। एक व्यक्ति थे E.W. ज़िमरमैन। उन्होंने एक बहुत फेमस लाइन कही थी, रिसोर्सेज आर नॉट बट दे बिकम। रिसोर्सेज आर नॉट बट दे बिकम। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो है संसाधन होती नहीं है। सपोज़ जैसे मान लीजिए यूरेनियम की यदि हम बात करें, 1945 से पहले यूरेनियम का कोई प्रयोग नहीं था क्योंकि हमारे पास उसके प्रयोग की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो 1945 से पहले यूरेनियम जो था वो संसाधन नहीं था। लेकिन जैसे ही उसके विकास की हमें टेक्नोलॉजी मिल गई, हमें ऐसी जानकारी मिल गई कि किस प्रकार इसका प्रयोग करें, तो वो संसाधन में परिवर्तित हो गया। तो बड़ी ही फेमस लाइन है जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है। E.W. ज़िमरमैन ने 1951 में एक बात कही कि रिसोर्सेज आर नॉट बट दे बिकम। आप सभी जो भी संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे उसमें ज़िमरमैन का नाम बहुत महत्वपूर्ण आएगा और 1951 में इन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही। एग्ज़ाम की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इस कक्षा में डिस्कस किया था कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी नवीकरण योग्य संसाधन और नवीकरण अयोग्य संसाधन कौन कौन से होते हैं। बच्चों यदि हम अपने चारों तरफ देखें तो कुछ ऐसे संसाधन हैं जो हमेशा उपलब्ध रहते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी है। यदि आप सूर्य की रोशनी देखें, आज यदि हम सूर्य की रोशनी का कुछ हिस्सा प्रयोग कर लें तो भी वो कल ख़त्म नहीं होगी। यानी वो एक ऐसा संसाधन है जो रिन्यू हो जाता है, नया हो जाता है, दोबारा उपलब्ध हो जाता है एक बार प्रयोग करने के बाद। ठीक है, तो ऐसे संसाधन जो फिज़िकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से रिक्रिएट हो जाते हैं इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, थोड़ी समय अवधि में विभिन्न जो फिज़िकल प्रोसेसेस हैं, केमिकल प्रोसेसेस हैं और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, इनसे दोबारा रिक्रिएट जब हो जाते हैं तो उन संसाधनों को हम नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे हवा है या सूर्य की रोशनी है, ठीक है, पवन ऊर्जा है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, दे कैन बी रिन्यूड इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम विथ सम फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। वहीं दूसरी तरफ वो संसाधन होते हैं जिनको नवीकरण अयोग्य संसाधन या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। ये नवीकरण अयोग्य संसाधन या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जिनका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिन्यू नहीं हो सकता। उनके जो फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो रिन्यू करते हैं उनको,
वो एक लंबा समय लेते हैं। जैसे कोयले की हम बात करते हैं या हम पेट्रोलियम की बात करते हैं, तो ये ऐसे संसाधन हैं जिनको बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है। इनकी जो रासायनिक क्रिया है या बायोलॉजिकल प्रोसेस है या फिज़िकल प्रोसेस जिनसे ये बनते हैं, उनको पूरा होने में एक लंबा समय लगता है, जिससे क्या होता है कि इनका प्रयोग यदि हम एक बार पूरा कर लें तो ये ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह के रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। बच्चों, रिन्यूएबल रिसोर्सेज साधारण तौर पे ऐसा देखा जाता है कि दे आर लेस पॉल्यूटिंग, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। वहीं जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं दे आर मोर हार्मफुल टू नेचर, हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, प्रदूषण करते हैं। इसीलिए आज हम जिस विकास के पैराडाइम में हम जी रहे हैं, जिस विकास के परिदृश्य में हम जी रहे हैं, वहाँ पर हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। हमें ऐसे संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए जो आराम से नए बन जाएं, रिन्यू हो जाएं और वो पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे। यानी हमारा आर्थिक विकास भी चलता रहे और साथ ही साथ हमारे पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान हो। इसी क्रम में बच्चों, एक छात्रा ने पूछा कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है। बच्चों, संसाधनों का संरक्षण रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। हम जानते हैं कि जो मानवीय आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं और वहीं संसाधन धरती पर सीमित है। गांधी जी ने एक बार कहा था कि धरती पे जो संसाधन हैं वो हर व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ठीक है, पर्याप्त मात्रा में, लेकिन उसके लालच को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन आज यदि हम देखें तो आज जिस समय हम जी रहे हैं, हर देश, हर व्यक्ति अधिक से अधिक संसाधनों पर अपना स्वामित्व चाहता है। अधिक से अधिक संसाधन वो जब प्रयोग में लाता है तो वो संसाधनों का हनन करता है। हम लकड़ी अधिक से अधिक काटते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। हम कोयले को अधिक से अधिक निकालते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ज़मीन के नीचे जो भी संसाधन मिलते हैं, जो भी लोहा है, सोना है, चांदी है या और जो हमारे अन्य प्रकार के संसाधन हैं, उनको अधिक से अधिक निकाला जाए और निकाल कर उनसे अधिक लाभ कमाया जाए। तो बच्चों, जिसका परिणाम क्या होता है, हमारे संसाधनों का डिग्रेडेशन हो जाता है। हमारे जो संसाधन हैं उनकी वो क्वालिटी नहीं बचती जो पहले थी। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आज हम जंगल देखें तो आज जंगल उतने घने नहीं रहे जितने वो पहले हुआ करते थे। तो इसका एक सीधा कारण ये है कि आदमी ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए या अपने लालच की पूर्ति के लिए, दोनों ही कामों में लॉगिंग की है, बड़े मात्रा में लकड़ी काटी है, जिसके कारण हमारे जंगल जो हैं अच्छी क्वालिटी के नहीं बचे। इसी तरह सभी जगह ऐसा ही हो रहा है। हम जल का ज़मीन से अत्यधिक निकाल रहे हैं तो जिसके कारण बड़े नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। आप हरियाणा का उदाहरण ले सकते हैं। हमारे बहुत सारे ब्लॉक्स जो हैं डार्क ब्लॉक्स डिक्लेयर हो गए हैं, क्योंकि ज़मीन का जो निचला जल स्तर है वो बड़ी तेज़ गति से कम हुआ है और इस स्थिति पे आ गया है कि अब उसका प्रभाव हमारे ऊपर जो खेती बाड़ी है उस पर पड़ने लगा है। इसीलिए उनको डार्क जोन डिक्लेयर करने पड़ा है। तो इस तरह संसाधनों का संरक्षण एक ऐसी फिलॉसफी है बच्चों, एक ऐसी मार्गदर्शक विधि है जिसमें हमें संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करना है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि कोई भी ये नहीं कह रहा है कि हमें प्रयोग नहीं करना है, बल्कि हमें प्रयोग इस प्रकार करना है कि हमारे जो संसाधन हैं वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचे रहें और जो संसाधनों की गुणवत्ता है वो भी बची रहे, हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। कुछ संसाधन ऐसे हैं जो बड़ी तीव्र गति से कम हो रहे हैं। यदि हम उन्हें बचाएंगे नहीं तो बच्चों, आने वाली पीढ़ी में बहुत नुकसान हो सकता है। आने वाली पीढ़ी को वो देखने को ही नहीं मिलेंगे। जैसे यदि हम जीव जंतु जैविक संसाधन की बात करें, बहुत सारे जीव जंतु जो हैं धरती से वाइप आउट होने वाले हैं। तो आवश्यकता ये है कि हम समुचित प्रबंधन के बाद, मैनेजमेंट के बाद हम संसाधनों का कुशल प्रयोग करें ताकि हमारा भी काम चलता रहे और इस प्रकृति को भी कम से कम नुकसान हो। हम आने वाले चैप्टर्स में फिर एक बार जो हमारा ये रिसोर्स कंजर्वेशन का एस्पेक्ट है इसको देखेंगे। ये एक बहुत ही सामयिक फिलॉसफी है और आप सभी को इसमें न केवल पढ़ना है बल्कि अपने जीवन में भी लाना है ताकि हम पर्यावरण को बचा सकें। तो इस तरह बच्चों, कुछ जो सवाल आप लोगों ने मेरे से पूछे वो इस प्रकार थे। यदि कोई और भी आपके सवाल हैं तो आप कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं।